हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग 26 नवंबर 2024 को जो सेकेंड शिफ्ट हुआ था, इसमें पूछे गए साइंस के 20 प्रश्नों को कवर करने जा रहे हैं। इस वीडियो में जो कुछ भी आप देखने वाले हैं स्लाइड पर, उन सारे का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं। ऐप का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है, एक प्रश्न है आपके लिए, जिसका उत्तर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? ऑप्शंस हैं लेवोजियर, जोसेफ प्राउस्ट, अल्बर्ट आइंस्टीन और राउल्ट। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। जिनका भी सही उत्तर होगा मैं हार्ट दे दूंगा। तो जिनके आंसर के साथ आपको हार्ट दिख जाए, समझ जाना कि वो सही उत्तर है, और पीडीएफ में आपको इसका सही जवाब टिक करके मिलेगा, है ना। जो भी सही आंसर है वो ग्रीन कर दिया जाता है पीडीएफ के अंदर, ठीक। तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे इस वाले शिफ्ट में। एक अभिक्रिया आपको दी गई है, इसका संतुलित समीकरण आपको बताना है। ये ढांचा समीकरण आपको दिया गया है, संतुलित समीकरण आपको बताना है। तो ऑप्शन से हम चेक कर लेते हैं। 2 आयरन के एटम्स हैं, यहाँ पर देखो 3 आयरन के एटम्स हैं, तो ये विकल्प तो पहले ही कट जाएगा। यहाँ पर 4 आयरन के एटम्स हैं, लेकिन यहाँ पर 3 आयरन के एटम्स हैं, तो ये विकल्प भी कट जाएगा। यहाँ पर 3 आयरन के एटम्स हैं, ठीक है, यहाँ भी 3 आयरन के एटम्स हैं। यहाँ पर देखो तो 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, यहाँ भी 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। यहाँ पर 8 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, यहाँ पर देखो 4 ही हाइड्रोजन के परमाणु है, तो ये भी कट जाएगा। यहाँ 3 आयरन के एटम्स हैं, यहाँ पर 3 आयरन के एटम्स हैं, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, यहाँ भी 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, यहाँ पर भी देखो 8 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। यानी कि जो डी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझे आप? जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है, और याद रखना इस अभिक्रिया में जो जल होता है ये अपने गैसियस स्टेट में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान होता है। ये कहना बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि भार बराबर होता है द्रव्यमान गुने में गुरुत्वीय त्वरण। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देखो, जब हम द्रव्यमान में मल्टीप्लाई करते हैं गुरुत्वीय त्वरण से, तब जाकर के हमें भार प्राप्त होता है। तो ये कहना कि द्रव्यमान और भार आपस में बराबर होते हैं, ये गलत हो जाएगा। ये स्टेटमेंट गलत है, हमें सही चूज करना है ना। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता है, यह स्टेटमेंट सही है। वस्तु का द्रव्यमान जो है उसके भार के समान नहीं होगा। वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं हो सकता है। द्रव्यमान अदिश राशि है, जबकि भार सदिश राशि है। बिल्कुल सही है। ये जो भार है एक्चुअल में फोर्स है। ये जो भार है ये क्या है? फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, और बल सदिश राशि होता है, जबकि द्रव्यमान जो है अदिश राशि होता है। तो द्रव्यमान अदिश राशि है, जबकि भार सदिश राशि है। यह स्टेटमेंट सही है। यह स्टेटमेंट भी सही है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता है। तो 2 और 3 स्टेटमेंट जो है सही है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो, द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में मापते हैं, भार को हम लोग न्यूटन में मापते हैं। भार को हम लोग न्यूटन में मापते हैं, द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में मापते हैं। दोनों अलग अलग चीजें हैं, समझे आप? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अलैंगिक प्रजनन के संदर्भ में गलत युग्म का चयन कीजिए। अलैंगिक प्रजनन के संदर्भ में गलत युग्म का चयन कीजिए। लिशमेनिया में द्विखंडन होता है, सही है। लिशमेनिया, पैरामीशियम, अमीबा, इन सारे में द्विखंडन होता है। लिशमेनिया के कारण याद करो, मैंने आपको बताया हुआ है कि मलेरिया होता है ना, मलेरिया होता है। माफ करिएगा, लिशमेनिया के कारण मलेरिया नहीं होता है ना। लिशमेनिया के कारण मलेरिया नहीं होता है। लिशमेनिया के कारण होता है कालाजर। प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया होता है ना। प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण मलेरिया होता है। और प्लाज्मोडियम में अलैंगिक प्रजनन होता है बहुविखंडन के जरिए, है ना, बहुविखंडन के जरिए, जिसे यहाँ पर बहुखंडन लिखा गया है।
खमीर यानी कि ईस्ट। ईस्ट क्या है? ईस्ट एक कोश के कवक है। कवक बहु कोश के होते हैं, लेकिन ये एक अपवाद है ईस्ट खमीर। इसमें जो है अलैंगिक प्रजनन मुकुलन विधि द्वारा होता है। तो ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब बात करते हैं हाइड्रा की। तो हाइड्रा में देखो, जो अलैंगिक प्रजनन है या अलैंगिक जनन है, ये होता है मुकुलन के जरिए और हो सकता है पुनर्जनन के जरिए। ठीक है, मुकुलन या फिर पुनर्जनन। बडिंग या फिर रीजेनरेशन। बडिंग या फिर रीजेनरेशन दोनों में से किसी भी तरीके से हो सकता है, लेकिन बहुविखंडन नहीं होता है। बहुविखंडन आपको प्लाज्मोडियम में याद रखना है। तो डी हमारा इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के मामले में फोकस दूरी f, वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v के बीच संबंध को डैश द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये है मिरर फॉर्मूला। दर्पण सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस में 1/u। ये है लेंस फॉर्मूला। यह है लेंस फॉर्मूला। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ए हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से यौन संचारित रोग वायरस के कारण होते हैं? एक तो यौन संचारित बीमारी है, दूसरा यह बीमारी जो है वायरस के कारण होनी चाहिए। बोर्ड वाले ने गलत आंसर दिया है इसका। बोर्ड वाले ने इसका आंसर दिया है मस्से और एड्स। मस्से और एड्स। मस्से को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं जेनाइटल वॉट्स, है ना। जेनाइटल वॉट्स हम बोलते हैं इसे इंग्लिश में। सॉरी, बोर्ड वाले ने मस्से और एड्स आंसर नहीं दिया है। बोर्ड के तरफ से आंसर दिया गया है, जो सही आंसर है वो नहीं दिया गया है। कोई ना कोई आंसर दिया गया है जो कि गलत ही है। इसका सही आंसर ये होगा, जेनाइटल वॉट्स जो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण होता है, और एड्स हम जानते हैं HIV के कारण होता है। एड्स HIV के कारण होता है। तो मस्से और एड्स ये दोनों के दोनों यौन संचारित बीमारी है, और ये दोनों होते हैं वायरस के कारण। यहाँ देखो, सुजाक और सिफिलिस। सुजाक हम बोलते हैं, सुजाक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं गोनोरिया, और ये सिफिलिस। ये दोनों के दोनों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ना, STD है, लेकिन ये दोनों के दोनों जो है बैक्टीरियल है, जीवाणु जनित बीमारी है। तो ये ध्यान में रखिएगा, मस्से और एड्स जो है ये यौन संचारित बीमारी है, वायरस के कारण ये दोनों बीमारियां होती है। सुजाक और सिफिलिस ये दोनों ही जीवाणु जनित बीमारी है और यौन संचारित बीमारी है। बोर्ड के तरफ से B, C, D में से ही कोई आंसर दिया गया था जो कि गलत है। इसका सही आंसर A है। कार्बन एक स्थिर यौगिक क्यों बनाता है? स्थिर यौगिक का मतलब यौगिक जो रुका हुआ है वो नहीं, यौगिक जो स्टेबल है ना। स्थिर का मतलब यहां पर स्टेबल है, स्टेबल यौगिक है। तो इस धरती पे जितने भी प्रकार के यौगिक हैं उसमें से मैक्सिमम जो है कार्बन के यौगिक है। मैक्सिमम जो है कार्बन के यौगिक है। कार्बन जो है बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बना सकता है, लंबी लंबी चैन वाला मॉलिक्यूल्स जो है कंपाउंड बना सकता है, ब्रांच्ड कंपाउंड बना सकता है। उसके बाद रिंग के फॉर्म में भी हम जानते हैं, जैसे कि बेंजीन है, फिनॉल है, रिंग वाले फॉर्म में भी कंपाउंड बना सकता है। तो कार्बन काफ़ी वर्सेटाइल जो है एटम है, बहुत तरह के कंपाउंड ये बना सकता है। और कार्बन के बहुत सारे यौगिक हैं, बहुत सारे यौगिक है कार्बन के। तो कार्बन इतना ज़्यादा यौगिक बना पाता है, वो भी स्टेबल यौगिक होता है, स्थिर होता है, स्थायी होता है। इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे कारण, छोटे आकार के कारण कार्बन प्रबल अबंध बनाता है। कार्बन का देखो एटम, कार्बन परमाणु बहुत छोटा है, 2 ही तो शेल है इसमें। एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होता है, 2 ही शेल है, K और L। और कार्बन जो है हम जानते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट बोले तो सह संयोजक बंध बनाता है। सह संयोजक बंध में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। तो कार्बन छोटा है, तो कार्बन का जो नाभिक होता है
और जो साझेदारी में इलेक्ट्रॉन होता है उनके बीच में दूरी बहुत कम होती है, जिससे नाभिक का आकर्षण इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा होता है। आकर्षण बल ज़्यादा होने के कारण बॉन्ड जो है काफ़ी मजबूत बनता है, बॉन्ड काफ़ी मजबूत बनता है। मान लीजिए कि एटम का साइज बड़ा होता है तो जो इलेक्ट्रॉन साझेदारी में होते हैं उनके और नाभिक के बीच में दूरी अधिक होती तो आकर्षण बल कम होता, तो बॉन्ड वहाँ पर कमज़ोर हो जाता। तो छोटे आकार के कारण जो है कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनता है वो काफ़ी मजबूत होता है। बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? धातु के बारे में गलत कथन चुनना है। कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को आघात वर्धनीय कहा जाता है। आघात वर्धनीय कहा जाता है नहीं, आघात वर्धिता कहा जाता है। आघात वर्धिता कहा जाता है। आघात वर्धिता कहा जाता है, ये होना चाहिए। इस गुणधर्म को आघात वर्धिता कहा जाता है और धातु को हम लोग आघात वर्धनीय बोल सकते हैं, लेकिन इस गुणधर्म को आघात वर्धिता कहा जाता है। ये स्टेटमेंट सही है। सीसा और पारा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के सुचालक है। इसको अभी हम लोग समझते हैं, इसको देखते हैं। धातुओं को खींचकर पतले तारों का रूप दिया जा सकता है, यह भी सही है। इस गुणधर्म को हम लोग तन्यता कहते हैं, यानी जो धातु है वो तन्य होते हैं। धातु में ऊष्मा की सुचालक होती है, सही है। और सबसे बढ़िया सुचालक, चाहे हम ऊष्मा की बात करें चाहे हम विद्युत की बात करें, वो है सिल्वर। चांदी जो है सबसे बढ़िया चालक है, चाहे ऊष्मा की बात करें चाहे हम विद्युत धारा की बात करें। अब देखो, सीसा और पारा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के सुचालक है। यहां पर लिखा है तुलनात्मक रूप से, भाई किससे तुलना की जा रही है? सीसा और पारा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के सुचालक होते हैं, तो भाई किससे तुलना यहां पर की जा रही है? तो जिसने भी क्वेश्चन को फ्रेम किया है ना, वो यहां पर मिस्टेक करा है। उसने यहां पर मिस्टेक किया है। तुलनात्मक रूप से लिख तो दिया, लेकिन किससे भाई तुलना की जा रही है? याद रखिएगा, सीसा और पारा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के सुचालक होते हैं। सुचालक तो होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सीसा और पारा दोनों के दोनों धातु हैं और धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी की कटआउट देखेंगे तो देखो, साफ तौर पर लिखा हुआ है सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। इनके तुलना में लेड और मरकरी ऊष्मा के कुचालक हैं। लेकिन एनसीईआरटी ने भी यहां पर गलती करी है भाई। कुचालक तो लिखना ही नहीं चाहिए। कुचालक तो होता है जैसे कि सूखी लकड़ी है, प्लास्टिक है, ये सारे कुचालक होते हैं ना। ऊष्मा के खराब चालक हैं। इसके स्थान पर क्या होना चाहिए? ऊष्मा के खराब चालक हैं। देखिए, सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। इस दोनों में भी सिल्वर जो है सबसे बढ़िया चालक है। लेकिन इनके तुलना में लेड और मरकरी, यानी कि सीसा और मरकरी, सीसा और पारा ऊष्मा के खराब चालक हैं। ये होना चाहिए, कुचालक नहीं बोलेंगे। ये एनसीईआरटी के अंदर मिस्टेक है। तो यहां पर जिसने भी सवाल बनाया उसने भी यहां पर टेप दिया तुलनात्मक रूप से। भाई किताब में तो तुलना की गई है कॉपर और सिल्वर से, लेकिन यहां पर कैसे पता चलेगा किससे तुलना आप कर रहे हैं? तो ये ध्यान में रखिएगा। यहां पर मैं आंसर बी मार रहा हूं, आप समझ गए ना। तुलनात्मक रूप से तो यहां पर कॉपर और सिल्वर से कंपेयर किया गया है। और ऊष्मा के सुचालक होते हैं लेकिन उतने अच्छे नहीं होते हैं। अगर हम तुलना करते हैं कॉपर और सिल्वर से तो ऊष्मा के ये खराब चालक होते हैं, उनसे कंपेयर करें तो। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? एक, विद्युत धारावाही चालक चुंबक की तरह कार्य करता है। बिल्कुल सही है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव इसलिए बोलते हैं, जब भी किसी चालक से धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉनों को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ले जाने पर किसी भी बल का अनुभव नहीं होता है। यह स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। इलेक्ट्रॉनों को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ले जाने पर किसी भी बल का अनुभव नहीं होता है। देखिए, जब भी हम किसी चार्ज पार्टिकल को, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो प्रोटॉन हो, फेंकते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, तो उस पर बल लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। बल लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। तो मैं ना आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, उस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा। चुंबकीय बल बराबर क्यू वी
बी साइन थीटा। इस वाले फॉर्मूले को ना आप याद रखिए, आपको पढ़ना नहीं है ये फॉर्मूला, लेकिन ये याद रहेगा ना तो आप इस तरह के प्रश्नों का उत्तर बड़ी ही आसानी से दे देंगे। क्यू यहां पर क्या है? क्यू है यहां पर आवेश, वी है यहां पर वेग। किसका वेग? चार्ज पार्टिकल का, जैसे इलेक्ट्रॉन का वेग, प्रोटॉन का वेग। बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, ठीक। और थीटा है वेग और चुंबकीय क्षेत्रफल के बीच का कोण। समझे आप? अब आप देखो, इलेक्ट्रॉन को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ले जाने पर, है ना, लंबवत ले जाने पर, मतलब अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो वेग की दिशा ये है। एंगल कितना है भाई? एंगल है 90 डिग्री। एंगल है 90 डिग्री। अगर एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो साइन 90 तो एक होता है ना, साइन 0 डिग्री 0 होता है, लेकिन साइन 90 तो एक होता है। तो यहां पर फोर्स जो है मैक्सिमम लगेगा। साइन थीटा का मान जब अधिकतम होगा तो बल अधिकतम होगा, तो ऐसे केस में जो फोर्स है ये मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम होगा। वही मान लीजिए थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाए, मतलब वेग और जो चुंबकीय क्षेत्र है दोनों एक ही दिशा में हो, या फिर थीटा बराबर 180 डिग्री हो जाए, वैसे केस में फोर्स चार्ज पार्टिकल पर नहीं लगेगा, ठीक है। वैसे केस में फोर्स 0 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये कहना कि बल का अनुभव नहीं होता है, बल का अनुभव सबसे ज्यादा होता है ऐसे केस में, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्या पूछा है? कौन से कथन सही है? कथन एक सही है, ए हमारा राइट आंसर। तो आप ये वाला फॉर्मूला जो है वो याद रखिए, ठीक है। ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जब आएंगे तो इस वाले फॉर्मूले से सोच करके आप बिल्कुल सही जवाब दे पाएंगे। कॉपर ऑक्साइड वाले बीकर में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर निम्नलिखित में से किसका निर्माण होगा? कॉपर ऑक्साइड CuO, ये कॉपर ऑक्साइड है। धातु के ऑक्साइड होते हैं बेसिक। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं भाई? बेसिक होते हैं। इसमें मिला दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि है अम्ल, तो यहां पर अभिक्रिया होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्ल क्षार के बीच में जो अभिक्रिया होती है ना वही। तो यहां पर बन जाता है CA नहीं CuCl2 कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर। ये क्या है? सॉल्ट है और ये है वाटर। अम्ल और क्षार के बीच में जब अभिक्रिया होती है तो लवण और जल बनता है, ये अपने आप में उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अब ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये होता है ब्लैक कलर का, ये ब्लैक कलर का होता है, और ये कॉपर क्लोराइड जो है ये ब्लू ग्रीन कलर का होता है ना, ब्लू ग्रीन कलर का। ब्लू ग्रीन कलर का होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो कॉपर 2 क्लोराइड के बनने से नीले हरे रंग का विलयन बनता है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब बीकर में जो है कॉपर ऑक्साइड वाले बीकर में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया गया है ना, तो जो ये लवण बनेगा ना ये ब्लू ग्रीन कलर का हो जाएगा, ठीक, ब्लू ग्रीन कलर का हो जाएगा। कॉपर ऑक्साइड जो है ब्लैक कलर का होता है, इसे आप कॉपर 2 ऑक्साइड भी बोल सकते हो। और यहाँ पर कॉपर 2 क्लोराइड है CuCl2, इसको आप कॉपर 2 क्लोराइड बोल सकते हो। यहाँ पर जो कॉपर है वो Cu2+ है, इसीलिए ये वैलेंसी को शो करता है। हमारे शरीर में जो मस्तिष्क है और जो मेरुरज्जु है वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? हमारे शरीर में मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है, मेरुरज्जु है और तंत्रिकाएं हैं, मिलकर क्या बनाते हैं? ये मिलकर बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS, शॉर्ट में CNS बोलते हैं। और ब्रेन से निकलती है
जो नर्व्स उसे हम लोग बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। मैंने आपको बताया हुआ है कि 12 जोड़ियां होती हैं। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड से जो तंत्रिकाएं निकलती है उसे हम लोग मेरु तंत्रिकाएं बोलते हैं, स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। 31 जोड़ियां होती है। तो ये जो तंत्रिकाएं होती हैं वो मिलकर क्या बनाती है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही एक टाइप होता है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसी का एक टाइप होता है। हमारा आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के सेंटर में है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और वहाँ से जो तंत्रिकाएं निकलती है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का निर्माण करती हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? रदरफोर्ड ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे कहा जाता है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और अपना परमाणु मॉडल दिया, और अपने परमाणु मॉडल में इन्होंने कुछ बातें कही जो इन्होंने ऑब्जर्व की थी। उन्हीं के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि 4 में से कौन गलत है। तो जो इन्होंने अपना परमाणु मॉडल दिया था तो इन्होंने कहा था उसमें कि परमाणु में एक धन आवेशित केंद्र होता है जिससे नाभिक कहते हैं। तो नाभिक की खोज किसने की? नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की। इन्होंने कहा कि परमाणु में एक धन आवेशित केंद्र होता है जिसे नाभिक कहते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। धन आवेशित केंद्र होता है जिसे नाभिक कहते हैं। इन्होंने कहा था कि एटम का अधिकांश भाग खाली होता है और सारा मास जो है केंद्र में एकत्रित होता है, और जो केंद्र होता है वो धन आवेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है, ये भी सही है। ये बात इन्होंने कही थी। नाभिक का जो आकार होता है परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है। उसके बाद इन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में, दीर्घ वृत्ताकार पथ, यह गलत हो जाएगा। दीर्घ वृत्ताकार बोलते हैं इलिप्टिकल पाथ को, मतलब ये पाथ है सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी घूम रही है वो इलिप्टिकल पाथ है ना, एलिप्टिकल, दीर्घ वृत्ताकार पाथ है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है नाभिक के चारों ओर वो सर्कुलर पाथ है। समझे आप? कौन सा पाथ है? सर्कुलर पाथ है। यानी कि वृत्ताकार पाथ है। तो ये कहना है कि दीर्घ वृत्ताकार पाथ है, ये गलत है। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने क्या कहा था? नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वृत्ताकार पथ पर। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं, देखो ये सही है, ये इन्होंने कहा था। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये गलत कथन है। कौन सा अंगक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो यह है प्लास्टिड, हिंदी में बोलते हैं लवक, और इसी का एक टाइप होता है हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। ये केवल प्लांट सेल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसका जवाब भी बोर्ड वाले ने गलत दिया है। ये देखो सूत्र कणिका है यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, तो बोर्ड की तरफ से इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया दिया गया है जो कि गलत है। सही जवाब हरित लवक होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। ये केंद्रक है, ये लाइसोसोम है जो आपको प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में मिल जाएंगे, और ये केंद्रक है। सेंट्रोसोम की अगर हम बात करें, सेंट्रोसोम, या फिर लिख करके आ सकता है सेंट्रियोल। कौन सा अंग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? ठीक है, हरित लवक। ये जो है ना, ये एब्सेंट होता है इन प्लांट सेल, यानी जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम या फिर सेंट्रियोल पाया जाएगा, पादप कोशिका में नहीं पाया जाएगा। जबकि जो क्लोरोप्लास्ट है या फिर प्लास्टिड बोलते हैं, ये पादप कोशिका में पाया जाएगा, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाएगा। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति भी नहीं होती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ताप का विसरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? टेम्परेचर का डिफ्यूजन के रेट पर क्या प्रभाव पड़ता है? विसरण होता क्या है? जब पदार्थ के कण
अपने उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान की ओर स्वतः गति करने लगे, उसी को हम लोग विसरण बोलते हैं। घर के किसी एक कोने में आप अगरबत्ती जलाते हैं, उसकी खुशबू जो है धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल जाती है, कमरे के बाहर भी चली जाती है। तो ऐसा होता है विसरण के कारण। भाई गैस के कण जो होते हैं काफ़ी दूर दूर होते हैं, काफ़ी तेज भागते हैं, तो गैसों में विसरण की दर जो है सबसे अधिक होती है। तो विसरण की दर का मतलब ये हुआ कि कितने तेजी के साथ ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, अपने उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान की ओर चले जाएंगे। जितनी तेजी के साथ ये जाएंगे विसरण दर उतनी ही अधिक होगी, राइट। अब तेजी से जाने के लिए इनके पास गति अधिक होनी चाहिए, गति अधिक होने के लिए गतिज ऊर्जा अधिक होनी चाहिए। तो कणों की गतिज ऊर्जा जो है निर्भर करती है तापमान पे। कणों की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है तापमान पे। अगर आप तापमान बढ़ाओगे तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, कणों की गति बढ़ेगी, विसरण दर बढ़ जाएगी। तो यह तापमान बढ़ने के साथ बढ़ता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग नहीं किया जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग नहीं किया जाता है। अब इस प्रश्न का उत्तर भी बोर्ड की तरफ से दिया गया है, अग्निशामक। अग्निशामक यानी आग बुझाने वाले जो पदार्थ होते हैं उनमें नहीं किया जाता है। देखो इसका आंसर डी होगा, ग्राइंडर। ग्राइंडर का मतलब क्या होता है? ग्राइंड करना, पीसना। ग्राइंड करना, पीसना, ये एक मशीन है, इसमें कोई क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल नहीं होता है, इसमें मोटर का इस्तेमाल होता है। ये जो रेफ्रिजरेटर है, अग्निशामक है, एरोसोल स्प्रे है, इन सब में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग आज के डेट में नहीं होता है, लेकिन पहले होता था। पहले होता था, रेफ्रिजरेटर में भी होता था, अग्निशामक में भी होता था, और एरोसोल स्प्रे जो हम डीओ वगैरह मारते हैं तो वहाँ से जो गैस निकलती है उसी को हम लोग एरोसोल स्प्रे बोलते हैं। तो अंदर का दाब जो है बनाए रखने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन हम जानते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन लेयर में, ओजोन परत में जो है छेद होता है, तो इसीलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन सारे में अब बैंड हो चुका है। ठीक है, आज के डेट में नहीं होता है, आज के डेट में इन तीनों में से भी किसी में भी नहीं होता है, और ग्राइंडर में तो कभी हुआ ही नहीं है। आंसर डी होगा, लेकिन बोर्ड ने आंसर इसका बी दिया था, जो कि गलत है। 5 वोल्ट के विभवांतर में 10 कूलम के आवेश को गतिमान करने में किया गया कार्य डैश है। देखो आपको V दिया हुआ है, आपको Q दिया हुआ है, और आपको W चाहिए। तो इन तीनों में क्या रिलेशन होता है? W बराबर Q इंटू में V, ये रिलेशन आपको याद रखना है। W बराबर Q इंटू में V। हमें W चाहिए, कार्य हमें चाहिए, 5 कूलम विभवांतर दे रखा है, 10 कूलम आवेश दे रखा है, सब के सब एसआई मात्रक में है, तो आंसर आपका एसआई मात्रक में आएगा। एसआई मात्रक कार्य का जूल होता है, तो 50 जूल। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन डैश के बराबर होता है। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन बराबर होता है, देखो वस्तु की ऊंचाई, माफ करिएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे में वस्तु की ऊंचाई बराबर -v बट्टे में u, यानी कि प्रतिबिंब दूरी माइनस प्रतिबिंब दूरी बट्टे में वस्तु दूरी। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे में नहीं, गुणे में है, गलत हो जाएगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे में वस्तु की ऊंचाई, सही हो जाएगा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये किसके लिए है? मिरर के लिए है, ये मिरर के लिए है। अगर हम लेंस की बात करें, अगर हम लेंस की बात करें तो वहाँ भी सेम फॉर्मूला है। अगर हम ऊंचाई के टर्म में देखें तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे में वस्तु की ऊंचाई, अगर हम ये फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ से माइनस हटा देंगे, है ना, ये फॉर्मूला लिखेंगे तो माइनस हटा देंगे। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन ऊर्जा संरक्षण के नियम को संदर्भित करता है या करते हैं? देखो ऊर्जा संरक्षण का नियम हमें क्या कहता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम हमें कहता है कि ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, इसे बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही है। ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है,
ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। दोनों कथन सही है, कथन 1 और 2 दोनों सही है। कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? प्रोटोप्लाज्म शब्द हिंदी में जीव द्रव्य बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म ये बराबर होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो प्रोटोप्लाज्म का ही पार्ट होता है। साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म का ही पार्ट होता है। इस प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी डुजार्डिन ने। खोज की थी डुजार्डिन ने। डुजार्डिन ने खोज की थी और जो इसका नामकरण है वो किया था पुरकिंजे ने। पुरकिंजे ने। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक की खोज की। विर्चो ने क्या कहा था? विर्चो ने कहा था नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से ही विकसित होती है, यानी जो नई कोशिका है वो पुरानी कोशिका से ही आती है, ऐसा विर्चो ने कहा था। इस प्रश्न का उत्तर ए है। किसी विलयन के कणों का साइज कितना होता है? विलयन तत्व यौगिक मिश्रण। मिश्रण 3 प्रकार के होते हैं, विलयन, कोलाइड, निलंबन। विलयन, कोलाइड, निलंबन। और मैंने आपसे कहा था जब भी विलयन की बात की जाएगी तो आप उदाहरण ले लेंगे, है ना, उदाहरण ले लेंगे नमक का घोल, नमक पानी का घोल, नमक पानी का घोल विलयन है। या फिर आप क्या ले लेंगे? चीनी पानी का घोल, चीनी पानी का घोल। इसको आप अपने दिमाग में रखेंगे। निलंबन के केस में मैंने आपसे कहा था जल और रेत का जो मिश्रण होता है उसको आप अपने माइंड में रखेंगे। विलयन के केस में नमक पानी का घोल, चीनी पानी का घोल, इसको आप अपने माइंड में रखेंगे और विलयन के गुणों को देखेंगे, बताएंगे आप। ठीक है, तो विलयन में विलय होता है, विलायक होता है, विलायक पानी है और यहाँ पर विलय नमक है, चीनी है। तो जब नमक या चीनी को डाला जाता है पानी में तो जो चीनी के दाने होते हैं, नमक के दाने होते हैं, वो टूटते जाते हैं, एकदम सूक्ष्म कणों में टूट जाते हैं। इतने सूक्ष्म कणों में टूट जाते हैं कि फिर ये हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं। 1 नैनोमीटर से भी छोटे साइज के जो है ये हो जाते हैं। व्यास में 1 नैनोमीटर से छोटा हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए विलयन के गुण है। विलयन के गुण आपको जो है यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। विलयन के गुण आपको ध्यान में रखने हैं। नमक पानी का घोल मैंने आपसे कहा आपको ध्यान में रखना है, या चीनी पानी का घोल आपको ध्यान में रखना है। समांगी मिश्रण है भाई, है ना, समांगी मिश्रण है। आपने नमक पानी का घोल बनाया, मान लीजिए आपने इस घोल को 3-4 ग्लास में डाल दिया थोड़ा थोड़ा करके। सारे ही ग्लास में जो नमक पानी का घोल है सब में खारापन जो है, या फिर मान लो चीनी पानी का घोल है तो सब में एक समान मिठास जो है होने वाली है। ऐसा नहीं होगा कि किसी ग्लास में जो है घोल ज़्यादा मीठा है, किसी में कम मीठा है, किसी में ज़्यादा नमकीन है, किसी में कम नमकीन, ऐसा नहीं है। तो ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि नमक जो है समान रूप से पूरे विलयन में वितरित है। हम बोल सकते हैं साइज जो है देखो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। ये बहुत ही सूक्ष्म है, ये बहुत ही सूक्ष्म है, इसीलिए हमें ये अपने नग्न आंखों से नहीं दिखते हैं। अब देखो ना नमक पानी का घोल, चीनी पानी का घोल जो होता है, क्या उसमें आपको नमक के जो कण होते हैं, चीनी के जो कण होते हैं, क्या वो हमें खुली आंखों से दिखाई देते हैं? नहीं देते हैं। अच्छा, अगर आप इस घोल से लाइट को पास करवाएंगे, मान लीजिए आपने यहाँ पर टॉर्च जला दिया, तो आपको लाइट का जो पाथ है वो नहीं दिखेगा। लाइट का पाथ जो है वो आपको नहीं दिखेगा, है ना, लाइट का पाथ आपको नहीं दिखेगा। तो हम बोलेंगे कि प्रकाश का प्रकीर्णन ये नहीं करते क्योंकि कण बहुत ही सूक्ष्म है, लाइट इससे टकरा करके बिखर नहीं पाती है, प्रकाश का प्रकीर्णन हो नहीं पाता है। इसीलिए हम बोलेंगे कि टिंडल प्रभाव को जो है विलयन नहीं दिखाता है।
तो अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। इसी को हम ऐसे बोलेंगे, टिंडल प्रभाव को ये नहीं दिखाता है विलयन। क्यों नहीं दिखाता है? क्योंकि कण जो है विलयन के बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं नमक पानी का घोल है, चीनी पानी का घोल है, क्या आप नमक को, चीनी को छान करके पानी से अलग कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते हैं। तो छानन विधि से हम इन कणों को जो है विलयन से अलग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप नमक पानी के घोल को या फिर चीनी पानी के घोल को कुछ समय के लिए शांत छोड़ दें, मिलाने के बाद कुछ समय के लिए अगर हम शांत छोड़ दें, तो क्या ऐसा होगा नमक के कण आकर के नीचे बैठ जाएंगे, चीनी के कण आकर के नीचे बैठ जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। तो हम बोलेंगे कि जो विलयन है वो अस्थायी है, जो विलयन है वो अस्थायी है, विलयन अस्थायी है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए और डिफिकल्ट नहीं है याद रखना। एग्जाम्पल याद रखिए, नमक पानी का घोल, चीनी पानी का घोल। जब भी सवाल आए कि निम्नलिखित में से कौन विलयन के गुणधर्म है या कौन विलयन के गुणधर्म नहीं है, नमक पानी का घोल, चीनी पानी का घोल, आप अपने माइंड में रखेंगे और उसके हिसाब से आप आंसर टिक करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन कीजिए। वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध जड़त्व। सही है ये तो। वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध त्वरण गलत हो जाएगा। वेग में परिवर्तन की दर है त्वरण। वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध गुरुत्वाकर्षण गलत हो जाएगा। वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध, वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध संवेग नहीं। देखिए जड़त्व के बारे में मैंने आपसे कहा था ना, जड़त्व जो है एक जिद है। जड़त्व किसी पदार्थ का एक गुणधर्म है जो उस वस्तु के गति की अवस्था में या फिर वस्तु अगर विराम है तो विराम की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं चाहता। तो आप इसको ऐसे याद रखिए, जड़त्व एक जिद है जो वस्तु की जो भी वर्तमान अवस्था है उसमें ये परिवर्तन नहीं होने देना चाहता है। ये कोई भौतिक राशि नहीं है। जड़त्व का लेना देना सीधा मास से है, द्रव्यमान से है। द्रव्यमान ज्यादा, जड़त्व ज्यादा, द्रव्यमान कम, जड़त्व कम। तो जड़त्व वो जिद है जो अगर वस्तु गतिशील है तो जड़त्व चाहेगा कि वो गति में ही रहे, गति में परिवर्तन, गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होने देना चाहेगा ये। अगर मान लीजिए वस्तु जो है विराम अवस्था में है तो जड़त्व चाहेगा कि वस्तु जो है विराम अवस्था में ही रहे। जड़त्व नहीं चाहेगा कि विराम अवस्था में कोई परिवर्तन आए। वस्तु जिस दिशा में चल रही है जड़त्व चाहेगा कि वह वस्तु जो है उसी दिशा में चलती रहे, उसके दिशा में भी परिवर्तन ना हो। तो वर्तमान में जो भी स्थिति है, जो भी अवस्था है, जड़त्व जो है वस्तु को उसी अवस्था में बनाए रखना चाहता है, उसके अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं चाहता है। इसे हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। अगर आप चाहते हैं उस अवस्था में परिवर्तन करना तो आपको बाह्य असंतुलित बल लगाना पड़ेगा। यह होता है जड़त्व का नियम, जिसे न्यूटन की गति का प्रथम नियम भी कहते हैं। जड़त्व मैंने आपसे कहा कोई भौतिक राशि नहीं है, कोई ऐसा ही मात्रक विमा ये सब नहीं मिलेगा आपको। जड़त्व का संबंध सीधा द्रव्यमान से है। द्रव्यमान ज्यादा तो जड़त्व ज्यादा, द्रव्यमान कम तो जड़त्व कम। इसी के साथ ये जो वीडियो है यहाँ पर समाप्त होता है। 26 नवंबर को जो सेकंड शिफ्ट हुआ था इसमें पूछे गए प्रश्नों को हम लोगों ने कवर किया है। इस वीडियो का पीडीएफ आपको मिलेगा ऐप पर, तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।